चलो मेंसुरेशन टॉपिक को देखते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है एक्चुअली। सबसे बड़ा चैप्टर आप इसी को कह सकते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका तो 2 चैप्टर आता है, ठीक है। मेंसुरेशन के अंदर में 2 चैप्टर आता है। एक तो है एरिया एंड पेरीमीटर और दूसरा आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो दोनों डिस्कस करने होंगे डिटेल में। एरिया एंड पेरीमीटर जो चैप्टर है ना, वो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल किसको कहते हैं? जिसको सर आप एक ही तरफ से देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोर्ड में कुछ लिखा तो आप सामने से ही देख सकते हैं, पीछे से नहीं देख सकते। तो 2 डायमेंशनल। और जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है दैट इज 3 डायमेंशनल बेसिकली, जिसको आप हर तरफ से देख सकते हैं। जैसे ये रूम है, इस रूम को आप हर तरफ से देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल। इसमें आपको किसके किसके बारे में पढ़ना है? ट्रायंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, देन पॉलीगन्स और सर्कल्स। इन चारों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना होगा एरिया एंड पेरीमीटर में। ये जो पेरीमीटर होता है ना, वो पेरीमीटर किसको कहते हैं बेसिकली? लेंथ ऑफ बाउंड्री ना। जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं तो ट्राइंगल का जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को अगर प्लस किया, जो भी इसका मेजरमेंट होगा उसको अगर प्लस किया तो उसको कहते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री, और लेंथ ऑफ बाउंड्री को ही कहते हैं पेरीमीटर। और जो एरिया होता है वो होता है इनसाइड बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर में क्या है उसको हम लोग कहते हैं एरिया। इनसाइड बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर में जो पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। दैट इज फॉर ऑल ऑफ देम। ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पॉलीगन हो, सर्कल्स हो, सबका लॉजिक एक ही है कि बाउंड्री को अगर मेजरमेंट करे तो उसको कहते हैं पेरीमीटर, और बाउंड्री का अंदर में जो होगा उसको कहते हैं एरिया। और ये है 2 डायमेंशनल के बारे में, जिसके बारे में आज इसी के बारे में मेनली डिस्कशन होगा। लेकिन पहले इसमें क्या क्या किन चीजों के बारे में पढ़ना है, तो इसमें 3 डायमेंशनल में कौन कौन आता है? क्यूबॉइड, देन क्यूब, देन सिलेंडर, देन कोन, देन स्फीयर, देन हेमिस्फीयर, देन प्रिज्म एंड देन पिरामिड। तो यहाँ पे इन सभी का हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा अबाउट सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया इसलिए कहते हैं कि इसमें एक से ज्यादा फेस होता है, मोर देन 1 फेस, इसलिए बहुत सारा सरफेस है तो सरफेस एरिया। जैसे कि ये रूम में कितना सारा सरफेस है, 4 वॉल है, सीलिंग है, फ्लोर है, तो इतना सारा सरफेस है। सबको काउंट करने से इट विल बी कॉल्ड एज सरफेस एरिया। और वॉल्यूम किसको कहते हैं? स्पेस इनसाइड, स्पेस इनसाइड सरफेस। बेसिकली जहां पे हम लोग अभी है, जहां पे हम लोग क्लास कर रहे हैं, जहां पे आप लोग बैठा हुआ है, दिस इज वॉल्यूम पार्ट ऑफ वॉल्यूम। क्योंकि किसी चीज का अंदर वाला, जैसे बोतल में कितना पानी आया तो दैट इज वॉल्यूम ना। बोतल में, या फिर इस रूम में कितना स्पेस है, कितना सामान हम लोग रख सकते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अंदर वाला पार्ट, कितना स्पेस है, और सरफेस एरिया जो हमें चारों तरफ बाउंड्री, एक तरफ नहीं हर तरफ से, उन सभी एक एक फेस को, एक एक सरफेस को, एक एक सरफेस, बहुत सारा सरफेस तो सरफेस एरिया, बहुत सारा फेस होता है तो इसलिए सरफेस। तो ये है ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो 1 बाय 1 हमें हर एक का डिटेल में जो भी फॉर्मूलाज बनते हैं, इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज बनेंगे। आप अगर कलेक्टिव बताओ तो आपको मिनिमम 50+ फॉर्मूलाज मिलेंगे इस टॉपिक में। टोटल ज्यादा ही होगा अगर हम लोग डिटेल में और देखें तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बहुत ज्यादा मैटर करेगा, और फॉर्मूला ही मैटर करेगा एक्चुअली। बाकी कैलकुलेशन में तो नॉर्मल आप अगर वैल्यूज को बिठाते हैं फॉर्मूला के मुताबिक तो आपको आंसर मिलने ही वाला है। बट द थिंग इज, आप फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, वो मैटर करेगा आपके लिए। तो 1 बाय 1 हर एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एरिया एंड पेरीमीटर से शुरू करेंगे, और वो भी ट्राइंगल से शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करें एरिया एंड पेरीमीटर का।
उसमें भी सबसे पहला टॉपिक ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसमें 3 साइड होते हैं ना, 3 साइड होते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। तो मतलब एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। ये जो लाइंस दिख रहा है इसका क्या नाम है? साइड। साइड, साइड। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड भी होते हैं। फिर ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये तीनों, इसको क्या कहते हैं? एंगल। एंगल, और ट्रायंगल का अंदर में है तो इसका नाम होता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर इसलिए क्योंकि वो ट्रायंगल का अंदर में है, तो इंटीरियर एंगल। तो एक ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं। फिर एक बात है जो आपको समझना है कि आप अगर किसी भी साइड को आप अगर एक्सटेंड करें, जैसे कि इस ट्रायंगल में 3 साइड है, ठीक है, 3 साइड है। मान लेते हैं कि आपने इस साइड को इस तरीके से एक्सटेंड किया, ठीक है, इस साइड को भी सपोज इस तरीके से आपने एक्सटेंड किया, और इस साइड को भी सपोज आपने इस तरीके से एक्सटेंड किया। दिस वन इज वर्टेक्स। कोई भी साइड को आप किसी भी तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको बाहर की तरफ एक एंगल बनता हुआ दिखता है। बाहर की तरफ एक एंगल। एंगल कब बनता है? कोई भी 2 लाइन जब एक पॉइंट से ओरिजिनेट होता है तो उसका बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है। तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बनता है इसका नाम होता है एक्सटीरियर एंगल। ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल। किसी साइड को एक तरफ ही एक्सटेंड करना होता है, दोनों तरफ नहीं, क्योंकि एक तरफ एक्सटेंड करने से एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो 3 एक्सटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल में ये जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो हमने इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है डायग्राम में, उन तीनों को अगर आप प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 180 डिग्री। हमेशा आपको 180 डिग्री मिलेगा। और जो 3 एक्सटीरियर एंगल होता है, उन तीनों को अगर आप प्लस करें, जिसको मैंने एक्सटीरियर एंगल मार्क किया, उन तीनों को आप प्लस करें तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? 360 डिग्री। हमेशा आपको 360 डिग्री मिलेगा। फिर बात आता है कि कोई भी ट्रायंगल में आप अगर किसी एक वर्टेक्स में से 90 डिग्री ड्रॉ करें, 90 डिग्री ड्रॉ करने से उसका क्या नाम है? एल्टीट्यूड। 90 डिग्री बनाने से उसका नाम होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं इसको कभी कभार परपेंडिकुलर कहते हैं, कभी कभार इसको हाइट कहते हैं। तीनों का मतलब सेम ही है। तीनों का मतलब है कि 90 डिग्री बनाना। 90 डिग्री बनाने से उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। ना यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझना होगा कि जो एल्टीट्यूड है वो हर तरफ से बन सकता है। यहां से भी अगर आप 90 डिग्री बनाते हैं, यहां से भी अगर आप 90 डिग्री बनाते हैं, तो आप चाहे तो हर एक वर्टेक्स में से उसका ऑपोजिट वाला साइड में आप 90 डिग्री बना सकते हैं। तो जितने भी 90 बनेंगे हर एक का नाम यही दिया जाएगा। दिस इज द कॉमन नेम फॉर ऑल ऑफ देम, जिसको हम लोग 90 डिग्री बनने से उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर या फिर हाइट। तीनों का मतलब सेम ही है, 90 डिग्री बनाना। और तीनों 90 डिग्री ड्रॉ करने पे जिस पॉइंट पे तीनों इंटरसेक्ट होते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट जो हमने मार्क किया, इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। इन सेंटर किसको कहते हैं? जहां पे एल्टीट्यूड एक दूसरे के साथ मीट होता है। तीनों एल्टीट्यूड 390 डिग्री। 390 डिग्री क्यों? क्योंकि 3 साइड है। जितने साइड होंगे उतने ही, जितने वर्टेक्स उतने साइड, उतने इंटीरियर एंगल, उतने एक्सटीरियर एंगल, उतने ही क्या मिलेंगे? एल्टीट्यूड। 3 एल्टीट्यूड बनते हैं एक ट्रायंगल में। ठीक है, और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट होता है उसका नाम है इन सेंटर। सिमिलरली
किसी ट्राइंगल का ये जो हमने बनाया, ये अभी के लिए एल्टीट्यूड दिखाया आपको, और एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट होता है इन सेंटर। किसी भी ट्राइंगल का जो साइड होता है, उस साइड का आप अगर मिडिल पॉइंट को चूज करें, मिडिल पॉइंट को चूज करें, हर एक साइड का मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट का मतलब है कि ये वाला पोर्शन इक्वल है, ये पोर्शन ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। मिडिल पोर्शन तक अगर ऑपोजिट वर्टेक्स से आप एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, मिडिल में एकदम 90 बनाने से एल्टीट्यूड, अगर आप मिडिल में ज्वाइन कराते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, फिर मीडियन, इसका नाम हो जाता है मीडियन। मिडिल में ज्वाइन करने से मीडियन, 90 डिग्री बनाने से एल्टीट्यूड। तो हर एक साइड का मिडिल पॉइंट है, तो हर एक साइड तक आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मिडिल पॉइंट या फिर मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये भी मीडियन, ये भी मीडियन, और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे टच होता है, जैसे यहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पे टच हो रहा था, जिस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं, ठीक वैसे ही तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे टच होता है, उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड, उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। और एक सेंट्रॉइड रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कभी कभार पूछ लेता है, सेंट्रॉइड रिलेटेड, कि फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स x1 y1, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 3 2 4 5 एंड से 10 7। देखिए, सेंट्रॉइड, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए, सेंट्रॉइड का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के लिए ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को कुछ कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोऑर्डिनेट जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x1, y1, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है ना। कोऑर्डिनेट कहाँ से आ गया उसके बारे में, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो चैप्टर है वो रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, उसमें हम लोग अभी तक नहीं आया, वो दूर में है। बट द थिंग इसमें एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नहीं है कि कभी कभार क्वेश्चन में सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोलते हैं, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए ऐसे पॉइंट्स गिवन होंगे जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट। तो तीन पॉइंट्स है, 3 वर्टेक्स है, तो इसका x2, y2, सपोज इसका x3, y3। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये एक पॉइंट हो जाता है। हर एक पॉइंट का 2 वैल्यू होता है, एक x का तो एक y का, तो y का वैल्यू कुछ ऐसे लिखते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोटिस करें, ये जो पहला पॉइंट दिया हुआ है इसको हम लोग क्या मानते हैं, x1, y1। जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x2, y2। और जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x3, y3। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें तो x1, ये देखेंगे x1 कितना है 3, x2 कितना है 4, x3 कितना है 10 बाई 3। और ये x का वैल्यू है, ये जो पूरा हमने किया ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पार्ट x का भी निकालना है, y का भी निकालना होता है। तो आप अगर देखें y1 कितना है 2, y2 कितना है 5 और y3 कितना है 7 बाई 3। ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, y का वैल्यू। क्योंकि सेंट्रॉइड में एक x का वैल्यू होगा तो एक y का वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये, y का वैल्यू निकालने के लिए ये। जो पॉइंट्स होता है वो पहला वाला x1 y1, सेकेंड वाला x2 y2, थर्ड वाला x3 y3।
तो इसमें से सेंट्रोइड का वैल्यू क्या मिल रहा है फिर 3 + 4 7 7 + 10 17/3 और इधर 7 7 14/3। इस टाइप का कभी कभार सिर्फ सेंट्रोइड निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो एक ट्राइंगल में 3 मीडियन भी होते हैं, ये भी हमने सीखा। मीडियन अगर मिडिल पॉइंट पे ज्वाइन हुआ तो मीडियन 90 डिग्री बना, देन इट विल बी कॉल्ड एज एल्टीट्यूड। तो ये सब बिगिनिंग है एक ट्राइंगल के बारे में, यहाँ से चीजें शुरू होगा। यहाँ पे देख लीजिए कुछ डाउट है क्या किसी भी चीज में, पूछ लीजिए इसको। तो एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स, 3 साइड, 3 इंटीरियर एंगल, तीनों को प्लस करने से 180, 3 एक्सटीरियर एंगल, तीनों को प्लस करने से 360, 3 एल्टीट्यूड, 3 मीडियन। 3 एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे ज्वाइन होता है उसको कहते हैं इन सेंटर, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे ज्वाइन होता है उसको कहते हैं सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सब चीज अभी तक हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर भी हर एक, ये जो चैप्टर है ना अभी जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें, ज्योमेट्री का भी आ जाएगा। तो ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंबाइन है, एक्चुअली कंप्लीट वो चैप्टर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज हमने बताया कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से रिलेटेड है, बट पूरी तरीके से समझने के लिए आपको ये भी साइड साइड में समझ के चलना होगा। हम लोग आगे भी जहां जहां पे ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट चाहिए होगा वो भी मैं बताता रहूंगा। तो एक ही साथ में आप दोनों चीज को क्लियर करते हुए जाना है। नाउ जब हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं तो ट्राइंगल का बहुत सारे टाइप होते हैं। अभी ट्राइंगल का डायरेक्टली हर एक टाइप का अलग अलग फॉर्मूलाज हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं लिखूं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहला तो होता है स्केलेन ट्राइंगल। सबसे पहले होता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल इफ ऑल 3 साइड लेंथ आर डिफरेंट, तीनों साइड का लेंथ जो है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। इसका मतलब अगर इसका वैल्यू a है, इसका वैल्यू b है, तो इसका वैल्यू c होगा। तीनों साइड का वैल्यू जो है वो अलग अलग है। तो इन दैट केस देखिए, सबसे पहले अगर तीनों साइड दिया हुआ है और तीनों साइड का वैल्यू अलग अलग है तो इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब सम ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ इट्स साइड्स। यहाँ पे तीनों साइड क्या क्या है, a + b + c। तो तीनों साइड को प्लस करने को क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। बाउंड्री को प्लस करने को क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। ना तीनों साइड, अगर आपको तीनों साइड मालूम है और आपको पेरीमीटर निकालने के लिए दिया तो वी शुड यूज डायरेक्टली। कभी कभी पेरीमीटर गिवन होगा और 2 साइड दिया हुआ होगा तो कोई एक साइड निकालने के लिए बोलेगा, और तीनों साइड अगर अलग अलग है तो उसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिस फॉर्मूले को क्या नाम से कहते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या कहते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। और हेरोन्स फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, s - a, s - b, s - c। ये a, b और c ये तीनों क्या है? साइड्स, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और जो s है उसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। s को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, या फिर पेरीमीटर बाय 2, या फिर आप पेरीमीटर को कैसे लिखते हैं? a + b + c/2।
तो ये है एक स्केलेन ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला। स्केलेन ट्राइंगल कौन से, जहां पे तीनों साइड आपको गिवन होगा और तीनों साइड का जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन के साथ जाएंगे। इफ से पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल is 12 centimeter, find its area if its two sides are 3 centimeter and 4 centimeter respectively। सपोज एक क्वेश्चन हम लोग इस कॉन्सेप्ट से या फिर स्केलेन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे। ना देखिए, पेरीमीटर हमने अभी अभी क्या बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। आप अगर क्वेश्चन को देखें क्या लिखा हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, जैसे हमने बताया सम ऑफ 3 साइड्स। फाइंड इट्स एरिया, ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले इफ इट्स 2 साइड्स आर, 3 साइड है, तीनों में से 2 साइड गिवन है। बेसिकली कोई ना कोई वैल्यू अननोन होता है हमेशा। तो आप अगर इसको a माने, इसको अगर आप b माने, तो थर्ड साइड 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस c, तो 12 3 प्लस 4 7 माइनस 7 इक्वल टू c। तो c का वैल्यू कितना मिल रहा है आपका, 5। ठीक है, c का वैल्यू कितना मिल रहा है, 5। इसका मतलब जिस ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है वो पे तीनों साइड क्या है, एक तो 3 है, दूसरा 4 है और तीसरा कितना है, 5 है। तीनों साइड अलग अलग, तीनों साइड अलग अलग। तो उसका अगर एरिया निकालने के लिए दे तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया जाता है। एस हमने क्या लिखा, एस इज एरिया का फॉर्मूला रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमने लिखा पेरीमीटर बाय 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 12। तो अगर पेरीमीटर नहीं देता तो हम लोग पेरीमीटर को निकाल लेते हैं, लेकिन पेरीमीटर निकालने के बाद ही एस मिलेगा, बिकॉज हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो एस का वैल्यू कितना आया, 6। और ए बी सी तो दिया ही हुआ है 3 4 एंड जो तीसरा साइड हमने क्या निकाला, 5। तो ये जो एरिया का फॉर्मूला अभी आप देखिए, एस कितना, 6 इंटू ब्रैकेट 6 माइनस ए का वैल्यू कितना, 3 इंटू एस माइनस बी, 6 माइनस बी का वैल्यू कितना, 4 इंटू एस माइनस सी, 6 माइनस सी कितना, 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। तो आप अगर इन सबको मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 6 36, 36 किसका स्क्वायर, 6 का। और क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया का जो यूनिट होता है साथ में जो लिखते हैं वो हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है। स्क्वायर यूनिट का मतलब हो गया कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। एरिया के साथ हमेशा जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। यहाँ पे सेंटीमीटर था तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, एरिया कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है प्रोसीड्यूर टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल यानी ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग है, जिसमें तीनों साइड अलग अलग है, उसको कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। जिसमें तीनों साइड अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप पे, ये नंबर 1। देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो उसमें से किसी किसी ट्राइंगल का स्पेसिफिक, नेक्स्ट इज फॉर सेकंड टाइप ट्राइंगल, दैट इज
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, तो मान लेते हैं कि अगर इसका वैल्यू a है तो इसका भी वैल्यू क्या है a, और इसको b लेते हैं और b को हम लोग बेस कहते हैं, तो दिस वन इज बेस बेसिकली। और ये दोनों को हम लोग एक नाम से जाना जाता है, हम क्या कहते हैं, इक्वल साइड्स, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे एक तो देखिए, अगर आपको मैं बोलूँ कि एक ट्रायंगल है जिसमें इक्वल साइड दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आप समझ नहीं पर अगर मैं बोलूँ इक्वल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड से बेस 4 सेंटीमीटर, अगर मैं ऐसे लिखूं इक्वल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड बेस 4 सेंटीमीटर, तो इसमें से आपको क्या समझ में आना चाहिए, इक्वल साइड अगर इन दोनों को माना तो ये दोनों का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू कितना 4, ये तो मानते हैं। नाउ इफ यू नो 3 साइड, अगर क्वेश्चन इस हिसाब से है तो आप इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला जो हमने अभी भी बताया a + b + c 3 + 3 + 4 है कि नहीं। एक तो है कि अब डायरेक्ट इस तरीके से आपको अगर दिया हुआ है इक्वल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर जो हमने अभी डिस्कस किया a + b + c, इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको अगर एरिया निकालना है, क्योंकि आपको तीनों साइड मालूम है, तो अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया, क्या किया, हेरोन्स फॉर्मूला, इसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ एक बात यह है कि आप इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर जो आप कभी ना कभी ये सुना होगा कि जो ट्रायंगल होता है ना, जितने भी ट्रायंगल है उसका जो एकदम बेसिक फॉर्मूला जो होता है कि आप ज्यादातर जगह में जो यूज करने को मिलता है एरिया के लिए, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ज्यादातर जगह में, मैक्सिमम जगह में जो फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए मिलता है वो ऑल काइंड ऑफ ट्रायंगल्स के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाला, इसका आगे भी जो हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे उसमें हम लोग टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि फाइंड एरिया ऑफ से ट्रायंगल विच से बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना किसी दिन, तो कहीं ना कहीं हमें समझ जाना है कि उसमें ट्रायंगल कैसा है, किस टाइप का है, वो हमें नहीं बताएगा, हमें डायरेक्ट बेस और हाइट क्वेश्चन में मेंशन होगा और हमें बोलेगा डायरेक्टली फाइंड द एरिया। तो एरिया का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला में वापस आएंगे क्योंकि हमें और भी टाइप से डिस्कस करने हैं। तो हाफ इंटू बेस इज 6 इंटू 8 3। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया, जहां पे बेस और हाइट मेंशन हो वहां पे एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और बेस और हाइट अगर आपको दिया हुआ होता है तो उसमें ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें हाफ यही वाला फॉर्मूला यूज करके एरिया को निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो दोनों साइड है ना, एक बात आपको ये समझना होगा, ये जो दोनों इक्वल साइड है, इसका बीच में से अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करें, ठीक है, इसका बीच में से आप क्या ड्रॉ करें, 90 डिग्री अगर ड्रॉ करें तो इस 90 डिग्री को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड या फिर हाइट। तो इस हाइट को निकालने के लिए भी किसी दिन अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमें हाइट निकालने के लिए दे तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दैट इज एल्टीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला में ये b क्या है, b इज बेस और a क्या है, इक्वल साइड। बेस बेस, अभी जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन में जो मैंने क्या लिया अभी, चलिए एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल में मैं a का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, b का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, ऐसे ही समझने के लिए
ए का वैल्यू सपोज मैंने 3 ले लिया, बी का वैल्यू मैंने 4 ले लिया। ए क्या है? इक्वल साइड, और बी क्या है? बेस। अगर ऐसा एक क्वेश्चन होता और आपको बोलता कि इसका हाइट कितना होगा या फिर एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड कितना होगा, तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? हाफ इंटू 4 इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी बेस, बेस कितना? 4 स्क्वायर माइनस ए कितना? ए स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो हाफ इंटू 4 इंटू 4 स्क्वायर 64 माइनस 9, हाफ इंटू 55, तो ये कितना हो जाता है? रूट ओवर 55/2 यूनिट, रूट ओवर 55 इंटू 2। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको किसी दिन हाइट निकालने के लिए बोला, आप चाहे तो यही वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू फाइंड द हाइट। ये एल्टीट्यूड किसका? एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। दूसरा है कि एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए अगर आपको, एक तो एरिया का मैंने तरीका क्या बताया कि आपको तीनों साइड मालूम है, इक्वल साइड 2 बार यूटिलाइज हो रहा है, बेस 1 बार यूटिलाइज हो रहा है, तो आप चाहे तो आप हेरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आप चाहे, आपको अगर पूछा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां पे बी क्या है? बेस, और ए क्या है? इक्वल साइड। ठीक है। तो इसके अलावा एरिया का फॉर्मूला आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, 1/4 इंटू बी इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप एरिया निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए इसमें b क्या है? बेस, और a क्या है? इक्वल साइड। आप हेरोन्स फॉर्मूला को भी यूज करते हैं। आपके पास पॉसिबिलिटी है, मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि आपका ये क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा बोल के जरूरी नहीं है। तो आप, इफ यू नो द फॉर्मूलास, it will be well and good. ट्राइंगल का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है थोड़ा बहुत, जो आपको साइड बाय साइड आपको मालूम होने चाहिए। एक तो है कि अगर कोई भी 2 इक्वल साइड है, ठीक है, कोई भी 2 इक्वल साइड है जो यहाँ पे यूटिलाइज होते हुए दिखता है, अगर कोई भी 2 इक्वल साइड है, उन दोनों का बीच में से, इक्वल साइड का बीच में से अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, तो इस 90 को क्या नाम से जाना जाता है? एल्टीट्यूड। क्योंकि आपने दोनों इक्वल साइड का बीच में से ड्रॉ किया, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो एल्टीट्यूड है ना, वो इस साइड को भी इक्वली डिवाइड करेगा। ये जो साइड है, बेस है, बेस को भी क्या करेगा? इक्वल डिवाइड करेगा, बेस को भी इक्वल डिवाइड करेगा। तो बेस को जब इक्वल डिवाइड करते हैं तो इसका नाम और क्या जाना जाता है फिर? मीडियन। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी 2 इक्वल साइड का बीच में से आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो वही 90 डिग्री मीडियन का भी काम करेगा। मतलब मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों अलग अलग नहीं होते, वो सेम बन जाता है। कब बनता है? अगर दोनों इक्वल साइड का बीच में से आप लाए तो। ना नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी, क्योंकि इसके साथ में कनेक्टेड कर रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं, तीसरा टाइप का ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल ना, इन दोनों को कंपेयर करने का मेन मोटिव ये है कि अगर मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है ना। यहाँ पे एक बात आपको ये समझना है कि अ नंबर ऑफ साइड इक्वल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल इक्वल। इसका मतलब है किसी ट्राइंगल में जितने साइड इक्वल होंगे उतने एंगल्स भी इक्वल होंगे। और एंगल्स कौन कौन से इक्वल होगा? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों साइड इक्वल है, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका जो ऑपोजिट में जो एंगल होगा ना, इसका जो ऑपोजिट में एंगल होगा ना,
ये दोनों एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। ये दोनों एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि रूल क्या कहता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसका जो ऑपोजिट में एंगल है वो भी इक्वल होता है, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा मतलब अगर एंगल इक्वल होगा, अगर मैं ऐसा टाइप का एक डायग्राम बनाऊं, ऐसा टाइप का अगर डायग्राम बनाऊं, मैं बोलूं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो कौन कौन सा साइड इक्वल होगा? इसका ऑपोजिट में कौन है? ये साइड। इसका ऑपोजिट में कौन है? ये साइड। तो ये दोनों साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो साइड इक्वल होने से उसका ऑपोजिट में एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल होने से उसका ऑपोजिट में साइड इक्वल होगा। ये ट्राइंगल का रूल है ना। उस रूल के मुताबिक आप अगर देखें, जो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है? अगर मैं बाकी को अभी के लिए मिटा दूं, इसको अगर मैं मिटा दूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते किसको है? इफ ऑल थ्री साइड लेंथ आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड का लेंथ इक्वल हुआ तो उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखिए तीनों साइड का लेंथ क्या है, इक्वल है। इक्वल होने से, क्योंकि हमने बोला तीनों साइड इक्वल, नंबर ऑफ साइड इक्वल इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल इक्वल है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, 60 60 60। और इसमें एक खास चीज ये है कि अगर जैसे मैंने अभी अभी बोला कि कोई भी दो इक्वल साइड का बीच में से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो जाते हैं, अलग अलग नहीं होते। जैसे सबसे पहले जब हमने ट्राइंगल शुरू किया तब हमने दोनों को अलग अलग दिखाया, लेकिन दोनों साइड का बीच में से होने से मतलब यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये दोनों भी इक्वल, मतलब ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, ये दोनों भी इक्वल, 90 भी है, बाइसेक्ट भी है, 90 भी है, बाइसेक्ट ना। यहाँ पे एक वर्ड में बार बार कभी कभी बोलता रहूंगा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से उसको बाइसेक्ट कहते हैं। और ये तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये तीनों ही मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल एक स्पेशल केस हमें देता है। क्या केस देता है? कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड या फिर मीडियन, जो भी, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो इस पॉइंट में सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या था? मीडियन का इंटरसेक्शन। इन सेंटर क्या था? 90 डिग्री का इंटरसेक्शन। क्योंकि दोनों सेम ही हो जाते हैं, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम कब होता है? क्योंकि अगर इक्वल साइड का बीच में से आने से। और यहाँ पे हर दूसरा साइड इक्वल, इन दोनों का, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का इसलिए जो पेरीमीटर बनता है, उस पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। और पेरीमीटर क्या है? साइड प्लस सम ऑफ द साइड, सम ऑफ द साइड, तीनों साइड इक्वल है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू साइड। और इसका पेरीमीटर लिखते हैं, पेरीमीटर एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए, जिसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है ना। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अगर मैं बोलूं कि इफ से पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल से ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो बेसिकली पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 18। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू साइड, क्योंकि हमें एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बिना साइड के एरिया नहीं मिल सकता,
और कभी कभी डायरेक्ट एरिया दिया हुआ हो भी सकता है या फिर आपको पेरीमीटर दिया हुआ होगा। जैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 इंटू साइड, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो साइड कितना हो जाएगा, इस 3 को उस तरफ लेके जाने से 18 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो एक बार साइड मिल जाने के बाद आपको एरिया पूछ ले, जो भी पूछ ले, तो एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 36। तो √3/4 इंटू 36, इसको कैंसिल किया 9 टाइम्स, तो एरिया कितना है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी एरिया दिया हुआ होगा, पेरीमीटर पूछ लेगा। इन शॉर्ट कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है, एक चीज गिवन होने से दूसरा चीज पूछ लेगा, कोई ना कोई अननोन होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल है, जिसका हर एक का वैल्यू कितना है 60 60 60। तो ये आपको ध्यान रखना है 60 60 60। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि आपको पूछ ले कि एरिया इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड पेरीमीटर। तो जरूरी नहीं है हमेशा पेरीमीटर दिया, कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। इस यही क्वेश्चन अगर होता तो एरिया दिया हुआ है 16√3, जिसका फॉर्मूला क्या है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3 कैंसिल, इसका ऊपर में 1 4 इस तरफ आएगा, तो 16 इंटू 4 साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर को शिफ्ट करने से हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। स्क्वायर को शिफ्ट करने से हमने क्या बताया था, क्या आता है स्क्वायर रूट। 16 इंटू 4 64 इज स्क्वायर रूट इज साइड। 64 किसका स्क्वायर था 8 का। इस तरीके से कैलकुलेशन, जो हमने बेसिक कैलकुलेशन तो जो पहले सीखा वही यूटिलाइज होता रहता है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कुछ अलग है। तो साइड मिल गया, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा फिर 3 इंटू साइड, that is 3 into 8, that is 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से पेरीमीटर दिया हुआ के एरिया, साइड दिया हुआ के एरिया, एरिया दिया हुआ के पेरीमीटर, कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ पूछ लेगा। ठीक है। फिर आता है और 3 टाइप का ट्रायंगल। ये तो अभी अभी जितना भी हमने डिस्कस किया वो साइड को लेके कि नो साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल, 3 साइड इक्वल ना। अभी एंगल को लेके ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 नेम्स। वन इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल किस लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बताता हूं। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इन नामों को जानने से पहले एक चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, जो इसमें हम लोग समझते हुए देखेंगे, बिकॉज वी नीड टू नो टू अंडरस्टैंड इट। एंगल, नाउ अपने ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर देखा होगा ना। प्रोटेक्टर में कहां से लेके कहां तक वैल्यू लिखा होता है, प्रोटेक्टर में 180 तक लिखा हुआ होता है ना। एक तरफ 180, अगर 2 प्रोटेक्टर लगा दिया तो एक प्रोटेक्टर ऐसा होता है, दूसरा प्रोटेक्टर ऐसा होता है। यहाँ पे 180 हाईएस्ट, यहाँ पे 180 हाईएस्ट, 180 कितना 360, मतलब टोटल एंगल कितना होता है 360। उन 360 एंगल को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया, जिसका अलग अलग वैल्यू होता है। एक तो पहला वाला है एक्यूट एंगल,
दूसरा है राइट एंगल। तो क्योंकि वो नाम वहां पे यूज हो रहा है तो आपको डायरेक्टली इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल, एंड देन कंप्लीट एंगल। कभी कभी इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा एंगल एक्यूट है, इनमें से कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस है। तो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90, बिटवीन। जब हम लोग कहते हैं बिटवीन, बिटवीन में 90 आएगा क्या? बिटवीन में 90 आ सकता है क्या? बिटवीन बीच में 0 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता। तो इसका डायग्राम आपको कुछ इस टाइप का ही दिखेगा हमेशा, ज्यादातर लेस देन 90 है, इसको लेस देन 90 भी कहते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 90 हो उसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो आपको एल शेप का ही मिलता है। एल को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया तो ये जो ऑब्ट्यूस है वो होता है बिटवीन 90 एंड 180। 90 और 180 का बीच में अगर कोई एंगल होता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 91, 92, 93 कोई भी हो। ऑब्ट्यूस एंगल और ज्यादा थोड़ा सा फैला हुआ दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, 180 होने से डायरेक्टली उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा हमेशा। एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है तो 180 होता है हमेशा। एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री होता है, एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री। रिफ्लेक्स बिटवीन 180 टू 360, 180 और 360 का बीच में अगर कोई एंगल होता है तो उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे 181, 182, 185, 190, 200, 260, 250 कुछ भी हो, मोर देन 180 देन इट इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो हम लोग ये राउंड बना रहे हैं ना, ये मेनली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पार्ट पे ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने मार्किंग किया, तो मार्किंग ज्यादा होता रहता है तो एंगल का वैल्यू भी ज्यादा होता रहता है। और कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू डायरेक्टली 360 डिग्री होता है। मतलब एक रोटेशन, आप अगर अपने जगह पे बैठे बैठे एक कंप्लीट रोटेशन लगा देते हैं तो उसका मतलब आप 360 डिग्री मूवमेंट कर चुके हैं। और 360 डिग्री का मतलब होता है टोटल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल। तब इन नामों से इसका आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि एक्यूट एंगल, ट्रायंगल, ऑल थ्री एंगल्स, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स मेजर लेस देन 90। तीनों एंगल जो ट्रायंगल में होगा वो लेस देन 90। जैसे ये 50, ये सपोज 60, ये सपोज 70। तीनों एंगल का वैल्यू अगर 90 से लेस होता है तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे वन एंगल, एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होने से, राइट एंगल ट्रायंगल आपको हमेशा कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको हमेशा इस टाइप का दिखेगा। ये क्या है 90, 90 का ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। नीचे वाला पार्ट को कहते हैं बेस और इस तरफ वाला पार्ट को कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर हाइट। और थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको वापस यूटिलाइज होगा। देखिए, जिस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री होता है, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री को कहते हैं हाइट। और 90 डिग्री होने वाला ट्रायंगल, या फिर जरूरी नहीं है 90 डिग्री होने से ही, आपको अगर क्वेश्चन में हाइट और बेस बोल के मेंशन करता है तो आपको एरिया निकालने के लिए हमेशा क्या फॉर्मूला यूज करता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला, हाफ इंटू
बेस इनटू हाइट आप यूज करेंगे हमेशा एरिया को निकालने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन में बेस और हाइट मेंशन किया तो। बेस और हाइट मेंशन करने से दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं, यही फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा ना। कभी आपको ये भी समझ के चलना है कि हमेशा आपको एरिया निकालने के लिए नहीं भी दे सकता है, कभी कभी बेस बोल देगा कि एरिया इतना है, बेस निकालो। आप इसी फॉर्मूले को अगर आपको किसी दिन बेस चाहिए होगा, इसका नीचे कितना है 1, 2 को भेजेंगे तो ऊपर जाएगा, और इन शॉर्ट क्या बनता है, बेस का फॉर्मूला आप यहां से क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, 2 इंटू एरिया बाय हाइट, 2 इंटू एरिया बाय हाइट, ये आप बेस का फॉर्मूला बना सकते हैं। यही इसी से फॉर्मूला एक ही है, इसमें से अगर किसी दिन बेस निकालना है, किसी दिन अगर हाइट निकालना है, तो इन दोनों को दूसरी साइड में 2 ऊपर बेस नीचे, तो हाइट क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया बाय बेस। तो इस ऑल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या दिया हुआ है। और उसी तरह ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, और इन तीनों में ना अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन में बेस और हाइट ही मेंशन होगा, तो इसलिए मैंने बोला इन तीनों को एक साथ कलेक्टिव, जिस क्वेश्चन में बेस और हाइट मेंशन है वहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को ही यूज करेंगे। वन एंगल ऑब्ट्यूस, ना आपको एक मैं सिचुएशन पूछता हूं, कैन ए ट्राइंगल हैव 2 राइट एंगल्स, क्या बताएंगे आप? क्या किसी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल हो सकता है? ट्राइंगल में तीनों एंगल को प्लस करने से कितना होता है 180। अगर दोनों 90 होगा तो 90 प्लस 90 कितना बनता है 180, तो तीसरा का वैल्यू कितना है, एंगल का वैल्यू 0। ट्राइंगल में नो एंगल कैन बी 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं हो सकता कोई भी एंगल, मिनिमम कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए। तो 2 90 डिग्री नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। एक किस लिए, 2 होने से दोनों को मिलके ही 180 हो जाएगा, तो तीसरे का वैल्यू क्या बन रहा है 0। 0 नहीं हो सकता किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एंगल का वैल्यू, तो इसका आंसर है नो। अगर मैं ऐसे लिखूं, कैन ए ट्राइंगल हैव 2 ऑब्ट्यूस एंगल, तो क्या बताएंगे आप, नो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ट्राइंगल। जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया ये ऑल इज अबाउट ट्राइंगल, लेकिन उतना वेराइटीज क्वेश्चन नहीं आने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है अगर आप मुझसे पूछे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड अनदर इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी जितना भी बनता है हमने आपको दे दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल नहीं सकते कौन सा आ जाए, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड दैट इज दैट वन ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ विल डिस्कस क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, वैसे क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं 4। ऐसा कोई डायग्राम जिसमें 4 साइड हो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड हो, हैविंग 4 साइड्स। इसमें सबसे पहले कौन आता है, स्क्वायर। 4 साइड होने से
क्वाड्रिलेटरल उसमें बहुत सारा टाइप है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। तो 5 अलग अलग टाइप है जिसके बारे में आपको मालूम होने चाहिए। स्क्वायर कुछ ऐसा बनता है डायग्राम ना, कुछ ऐसा डायग्राम बनता है ना। स्क्वायर का कुछ कैरेक्टर है जो आपको मालूम होने चाहिए, जो मैं यहाँ पे बताता भी रहूंगा। आप पहला प्रॉपर्टी है कि इसका जो चारों साइड है वो क्या होता है, इक्वल होता है। चारों साइड का नाम क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ये चारों साइड्स है और चारों साइड क्या है, इक्वल है। मतलब ये ए तो ये भी ए, ये भी ए तो ये भी ए, चारों साइड इक्वल होता है। स्क्वायर का जो चारों एंगल होते हैं वो चारों एंगल भी इक्वल होते हैं और जिसका वैल्यू होता है हर एक का 90। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल कितना होता है, 90। ठीक है। नाउ इस लाइन को क्या कहते हैं, अगर मैंने ऐसे नॉन एडजेसेंट वर्टिस से ज्वाइन किया तो इसका नाम क्या है, इन दोनों को क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। तो स्क्वायर में ना ये जो डायगोनल है क्या नाम है, इसका नाम है एसी और इसका नाम है बीडी, दोनों का नाम डायगोनल। तो डायगोनल दोनों क्या है, इक्वल है, डायगोनल दोनों इक्वल है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक खास प्रॉपर्टी है इसका, वो क्या है कि ये जो डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, डायगोनल आपस में, यहाँ पे एक मैं डायलॉग लिखता हूं, क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब हमने क्या बताया था, इक्वल डिवाइड। डायगोनल आपस में आधा आधा डिवाइड होता है, आधा आधा डिवाइड हो जाता है और जहां पे टच होता है वहां पे 90 डिग्री देखने को मिलता है, वहां पे 90 डिग्री देखने को मिलता है। तो ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक जो हमने बताया वो ज्योमेट्री का पार्ट है, यहाँ पे हमने एरिया और पेरीमीटर नहीं बताया, इसको मैं एक साथ ही ज्वाइन कर देगा दोनों को। तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, चारों एंगल 90-90 होता है, डायगोनल इक्वल होता है और डायगोनल जिस पॉइंट पे टच होता है, इंटरसेक्ट होता है, वहां पे 90 डिग्री देखने को मिलता है। तो ये है प्रॉपर्टीज। अभी इसमें क्या क्या चीजें हमें मालूम होना चाहिए अबाउट पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि चारों साइड सेम है तो क्या लिखते हैं, 4 इंटू साइड। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, क्योंकि चारों साइड सेम है तो इसको लिखते हैं साइड इंटू साइड, या फिर इसको एरिया को साइड स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, साइड स्क्वायर भी लिखते हैं। साइड का स्क्वायर भी लिखते हैं। और इसमें एक नया हमें डायगोनल्स के बारे में भी कभी कभार पूछता है, डायगोनल्स इज √2 इंटू साइड। तो डायगोनल जो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये जो मैंने क्या लिखा कि डायगोनल इक्वल ना, ये मैंने लिखा ना, डायगोनल हर किसी में इक्वल नहीं होता, डायगोनल इक्वल, डायगोनल इक्वल है। अगर उस डायगोनल का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, √2 इंटू साइड। इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा दूं, इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। Diagonal of a square is 5√2 centimeter. Find its area. Look, diagonal. What is diagonal? √2 into side. Diagonal का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5√2। 5√2 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू √2, सिंपल। ये √2 क्या हो गया, कैंसिल। आपको क्या निकालना है, एरिया। तो साइड क्या मिल रहा है आपको, 5। बिना साइड का आप एरिया नहीं निकाल सकते ना, हमें क्या चाहिए, फाइंड इट्स एरिया। एरिया इज जो हमने लिखा साइड का स्क्वायर
साइड स्क्वायर तो 5 स्क्वायर तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है तरीका बेसिकली। तो स्क्वायर के बारे में इतना ही मालूम होना है हमें, पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल। और ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ज्योमेट्री में वापस हम लोग स्क्वायर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो एक बार ट्राइंगल के बारे में ज्योमेट्री में फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो कि दोनों ट्राइंगल्स में, हाँ, हमें ज्योमेट्री में मेन डिस्कशन करना है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर। आपने सुना होगा कभी ना कभी नाम कॉन्ग्रुएंस सिमिलर, जिसको तो चलिए ये हम लोग आते आते ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे तक हम लोग इसी टॉपिक पे ही रहना होगा। फिर हम लोग बात करें किसका, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल कुछ ऐसे दिखता है, जैसे ये बोर्ड है, ये रेक्टेंगल, इसको अगर कुछ नाम दे दिया जाए ए बी सी डी, जो लंबा साइड होता है उसको क्या कहते हैं, लेंथ। जो शॉर्टर साइड होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेथ। ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ। यहाँ पे भी हर एक एंगल कितना होता है, 90। यहाँ पे ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ए बी किसके साथ इक्वल है, उसका ऑपोजिट वाला के साथ, सी डी। ए बी सी डी के साथ इक्वल है, और बी सी ए डी के साथ इक्वल है, बी डी ए डी के साथ इक्वल है। इसमें जो चारों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों एंगल यहाँ पे भी इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे भी जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल इक्वल है, दैट इज ए सी और बी डी इक्वल, ए सी और बी डी इक्वल। और इसमें डायगोनल्स इक्वल, चलिए मेनली ये तीनों ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। मेनली रेक्टेंगल का ये तीनों ही प्रॉपर्टी है। हमें रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल के बारे में एक चीज शुरू से समझ के चलना है कि क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ चार साइड है, एंगल कितने हैं, चार एंगल है, सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज इक्वल टू हाउ मच, 360। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को प्लस करने से हमेशा 360। दीज आर द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि रेक्टेंगल क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑल साइड या फिर ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, डायगोनल इक्वल है। और इसका अगर आप पेरीमीटर पूछे, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका डायगोनल का फॉर्मूला लिखते हैं स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी क्वेश्चन एक तो समझते हैं, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड its length is 8 centimeter, find perimeter of rectangle। हमने यहाँ पे क्या लिया, कुछ भी दिया हो, देखिए मैं थोड़ा सा एरिया डायरेक्ट मैंने एरिया नहीं पूछा, या फिर डायरेक्ट मैंने पेरीमीटर नहीं पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आता है आजकल ना, थोड़ा सा घुमा के तो देता ही है। तो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40, एरिया 40 एंड इस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप क्लियरली देख पाएंगे क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब आपको लेंथ भी चाहिए ब्रेथ भी चाहिए।
क्वेश्चन में ब्रेथ मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन में एरिया मेंशन किया और क्या मेंशन किया, लेंथ कितना है 8। एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, लेंथ इनटू ब्रेथ, हाउ मच 40। लेंथ कितना दिया हुआ है 8 इंटू ब्रेथ इज 40। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लाएंगे तो ब्रेथ डिवाइड 40 बाई 8, हाउ मच 5। तो ब्रेथ निकल गया, क्योंकि आपको पेरीमीटर चाहिए तो लेंथ भी चाहिए ब्रेथ भी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया, डायरेक्टली हमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एरिया लिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसमें से लेंथ पुट किया, ब्रेथ 8 से डिवाइड करने से ब्रेथ मिल चुका है। ब्रेथ मिल चुका है तो आपको अगर पेरीमीटर पूछ लिया तो पेरीमीटर फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ 8 और ब्रेथ अभी भी क्या मिला 5, तो 2 इंटू 8 प्लस 5 13, 26 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। तो ये है अबाउट रेक्टेंगल, ज्योमेट्रिकल एंड अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, अगर आप रेक्टेंगल को ना थोड़ा सा बेंड कर देंगे, रेक्टेंगल को थोड़ा सा बेंड कर देंगे तो क्या बन जाता है पैरेललोग्राम। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी तो सेम ही है और पैरेललोग्राम का हमें सिर्फ एरिया रिलेटेड चीजें ही पूछता है, क्योंकि रेक्टेंगल को बेंड किया मतलब पेरीमीटर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा बेका कर दिया तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस, और इसको क्या कहते हैं, हाइट। अगर इसका एरिया आप पूछे तो एरिया इसका डायरेक्ट क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट, ये एरिया का। इसका ज्योमेट्रिकल भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जो एरिया को ही बता दिया, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है एरिया बेस इंटू हाइट। किसी दिन अगर बेस निकालना हो तो एरिया बाय हाइट, एरिया को हाइट से डिवाइड कर देंगे, और अगर हाइट निकालना हो तो एरिया को बेस से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को देखना है क्या दिया हुआ है वो तो आपको रीड करने से समझ में आ ही जाना है। और इसका ज्योमेट्रिकल अगर पार्ट देखें, ज्योमेट्रिकल में यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल में जैसे हमने बोला रेक्टेंगल को टेढ़ा किया, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट में जो साइड है वो इक्वल होता है, ए बी और सी डी इक्वल, और ऑपोजिट बी सी और ए डी इक्वल। रेक्टेंगल में हमने हर एक एंगल को 90 बताया था, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। ए का ऑपोजिट में कौन है आप देख पाएंगे, सी, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होता है, और एंगल बी और एंगल डी इक्वल होता है। ठीक है, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडजेसेंट एंगल को सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्या मतलब है, कोई भी तो लगातार एंगल, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी 180 है, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 है, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 है। एंगल डी प्लस एंगल ए
180 है। आपको अगर मैं एक डायग्राम देके, ये मैंने 30 डिग्री लिख दिया, इसका वैल्यू कितना होगा? एडजेसेंट लगातार 180 प्लस करने से लगातार 180, 1 2 180, ए बी 180, बी सी 180, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30 कितना? 150, क्योंकि लगातार एंगल को प्लस करने से 180। ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊं कि यहाँ इसका बेस 10 है और हाइट 6 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बेस 10 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा? 10 इंटू 6 60। ठीक है ना? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें यही चीजें आपको मालूम होने से हो जाएगा। अबाउट पैरेललोग्राम एरिया का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, क्योंकि वो किसको बेंड किया हमने? रेक्टेंगल को बेंड किया, तो सेम ही है एग्जैक्टली। पेरीमीटर आप, मैं अगर किसी चीज को ना शेप चेंज करता हूं तो पेरीमीटर चेंज नहीं होता, क्योंकि वो अगर मैं ऐसा टाइप का मान लीजिए, मेरे पास एक रस्सी है, मैं एक रस्सी से मैंने एक सर्कल बनाया, मैं उस रस्सी से सेम पूरा रस्सी से मैं एक रेक्टेंगल बनाया, फिर स्क्वायर बनाया, वो जो रस्सी यूज कहाँ पे हो रहा है? बाउंड्री पे, मतलब पेरीमीटर सेम है। तो आप लोग पेरीमीटर चेंज कब होगा? अगर आप लेंथ ब्रेथ ये सबको चेंज किया, मैं 13 है क्या, तो शेप को चेंज किया, मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल बना दिया, तो बाउंड्री सेम है, तो इसके लिए इसका कोई अलग से हमें नेक्स्ट होता है रंबस। रंबस जैसे स्क्वायर को थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो स्क्वायर को थोड़ा सा बेंड कर दिया तो क्या बन जाता है? रंबस। रेक्टेंगल को बेंड करने से पैरेललोग्राम, स्क्वायर को बेंड किया तो रंबस। यहाँ पे भी चारों साइड सेम है, ए बी सी डी। इसमें भी ए बी बी सी डी ए डी, चारों साइड सेम है। इसमें भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसमें भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंगल ए एंगल सी ये दोनों इक्वल है, एंगल बी और एंगल डी ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे डायगोनल आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, डायगोनल, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब इक्वल डिवाइड होता है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जो मैंने अभी पैरेललोग्राम के लिए भी बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, फिर एंगल ए प्लस एंगल डी, कोई भी लगातार दो एंगल को प्लस किया तो हमेशा 180। ठीक है। इसमें भी चारों साइड सेम, तो ये साइड, तो ये भी साइड, ये भी स्क्वायर जैसा ही पेरीमीटर होगा। इसमें दोनों डायगोनल आप क्लियरली देख पाएंगे, दोनों का मेजर जो है वो सेम नहीं है, तो दोनों डायगोनल का अगर मैं इसको डायगोनल 1 मानता हूं, इसको अगर मैं डायगोनल 2 मानता हूं, तो इसमें हमें क्या क्या मालूम होने चाहिए? सबसे पहले बात करें पेरीमीटर, क्योंकि वो स्क्वायर जैसा ही है, तो पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। इसका एरिया क्या बनता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर मैं ऐसे दूं,
if diagonal of a rhombus are 8 centimeter and 6 centimeter, find its area and perimeter. एरिया एंड पेरीमीटर ना। देखिए आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए रोम्बस के बारे में, एक खास चीज है। देखिए एरिया में डायगोनल चाहिए होता है, लेकिन पेरीमीटर में क्या चाहिए होता है? साइड चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने साइड नहीं लिखा। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल को पहले को D1 मान लेते हैं। D1 किसको कहते हैं? डायगोनल 1 को। D2 किसको कहते हैं? डायगोनल 2 को। तो और D2 कितना है? 6 सेंटीमीटर। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर किससे मिलेगा? साइड से। साइड तो दिया ही नहीं। डायगोनल में से साइड निकाला जा सकता है। साइड कैसे निकाला जाता है? साइड इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। और D1 D2 क्या है? D1 इज डायगोनल 1, D2 इज डायगोनल 2। ठीक है। सबसे पहले बात किया जाए एरिया का, तो एरिया हमने लिखा हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इज 8, D2 इज 6, 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। लेकिन अगर आपको पेरीमीटर चाहिए तो आपको साइड निकालना होगा। साइड कैसे मिलेगा? हमने अभी भी बताया साइड के लिए क्या यूज करते हैं? हाफ इंटू, ये तो एरिया। अगर पेरीमीटर चाहिए होगा तो आपको साइड चाहिए होगा। और ये जो हमने लिखा लास्ट में एज ए फॉर्मूला, ये साइड निकालने के लिए। अगर आपको डायगोनल मालूम है तो आप साइड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। D1 कितना है? 8 स्क्वायर प्लस D2 कितना है? 6 स्क्वायर। हाफ इंटू 8 स्क्वायर 64, 36, हाफ इंटू 100, हाफ इंटू 10। तो साइड कितना मिल रहा है आप देखेंगे? 5 सेंटीमीटर। साइड 5 मिल गया तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 5, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये है रोम्बस के बारे में। रोम्बस में चारों साइड सेम है, डायगोनल आपस में 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। तो ये सब चीजें आपको रोम्बस के बारे में मालूम होना चाहिए। और इसमें एक फिफ्थ टाइप इज ट्रेपेजियम। यहां से आपको ये जो मैंने अभी तक नाम बताया ना, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर किसी दिन ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन बनता है कि इनमें से डायगोनल्स इक्वल किसका किसका होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, डायगोनल इक्वल किसके किसके लिए होता है? रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए। डायगोनल बाइसेक्ट कब कब होता है? बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर है चारों में, जब जो अभी तक हमने पढ़ा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना होता है। एंड रोम्बस। इन चारों में ही जो डायगोनल है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है जहां पे टच करता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसमें बनाता है? अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 2 जगह पे 90 डिग्री के बारे में मेंशन किया, एक तो स्क्वायर में और एक रोम्बस में। तो ये 3 कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज जो हमने अभी अभी बता भी चुके हैं आप लोगों को, तो आपने इसको कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड कर दिया और ज्यादा आसान बनने के लिए। और अभी डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम पे। मैं कुछ चीजें और बता दूं। आप ये जो, अगर मैं आपको पूछूं किसी
पॉलीगन में 5 साइड होने से क्या कहते हैं? 5 साइड होने से पेंटागन, 6 साइड होने से हेक्सागन, 7 साइड होने से हेप्टागन, 8 साइड होने से ऑक्टागन, 9 साइड होने से नोनागन या फिर नानोगन, 10 साइड होने से डेकागन, 11 साइड होने से 1 डेकागन, 2 डेकागन। इसका मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है, मैं आप लोग को ग्रुप में भेज देगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रीजनिंग में बन चुका है कि सीरियली लिखना हुआ तो कौन पहले आएगा, कौन सेकंड में आएगा, उससे रिलेटेड। ठीक है। इसके अलावा ये जो इंटीरियर एंगल होता है ना, जैसे ट्राइंगल में हमने क्या इंटीरियर एंगल बताया? ट्राइंगल में हमने टोटल इंटीरियर एंगल कितना बताया था? 180 डिग्री बताया था। क्वाड्रिलेटरल में मैंने अभी अभी यहां से मिटाया, क्या लिखा था? सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। तो सम जो होता है, टोटल सम जो होता है इंटीरियर एंगल्स का, उसको निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको मालूम होने से, मैं बोला कि हेक्सागन में 6 साइड होता है, उसका अंदर में 6 एंगल होगा, उन 6 एंगल को प्लस करने से टोटल कितना होगा? तो आप उसको कैलकुलेट थोड़ी करते रहेंगे, तो उतना टाइम भी, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? n-2 इंटू 180 डिग्री इसका फॉर्मूला है। n क्या है? n इज नंबर ऑफ साइड। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूं हेक्सागन, जो अभी अभी हमने बोला, हेक्सागन में सम ऑफ एंगल क्या होगा? तो 6 माइनस इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो 2 इंटू 180 दैट इज 720 डिग्री। इस टाइप का डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ठीक है। सम ऑफ टोटल एंगल, जैसे मैं हमने आप लोग को ट्राइंगल के बारे में बताया, ट्राइंगल में कितना साइड होता है? 3। 3 माइनस 2 हाउ मच? 1 इंटू 180, 180, जो हमने ऑलरेडी बताया। अभी अभी हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे? क्वाड्रिलेटरल। कितने साइड होते हैं? 4। 4 माइनस 2 हाउ मच? 2 इंटू 180, 360। ठीक है। सम ऑफ एक्सट्री एंगल के बारे में तो हमने बताया आपको, सम ऑफ एक्सट्री एंगल क्या था? 360। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल समझते हैं आप लोग? ज्वाइनिंग ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, ज्वाइनिंग ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। जैसे अगर मैं पेंटागन के बारे में बात करूं तो कितने डायगोनल्स होंगे? 1 2 3 4 5। ऐसे आप डायगोनल्स को काउंटिंग करके डायग्राम बना के लिखने में दिक्कत होगा आप लोगों को, कि डायरेक्ट आप लिखने में एक भी लाइन इधर उधर हो गया तो आपका उसमें दिक्कत होगा। तो डायरेक्ट डायगोनल को निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, n इंटू n-3/2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला। n क्या है? नंबर ऑफ साइड, n इज नंबर ऑफ साइड। तो ये कुछ चीजें आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ज्वाइनिंग ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब जो दो लगातार वर्टेक्स को ज्वाइन किए बिना जो भी हम लोग ड्रॉ करें। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं हेक्सागन, हेक्सागन में अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप गिनती करने से अच्छा है आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट n का वैल्यू अगर 6 बिठाते हैं तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 3 इंटू 3 9। तो अब बना के टाइम लग रहा है ना आपको बेसिकली। ये तो मैंने हेक्सागन बताया, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन कुछ भी हो सकता था। ठीक है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पॉलीगन, मैंने जो पॉलीगन लिखा था, पॉलीगन में ये सभी पूछता है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पॉलीगन 10 साइड होने से क्या होगा, 11 साइड होने से क्या होगा, तो उसको मैं प्रॉपर आपको लिस्ट दे देगा। एटलीस्ट 20 तक आपको याद रखने को कोशिश करना है उसका। 20 तक याद रहेगा तो चीजें ठीक रहेगा। फिर 20 तक तो चाहिए ना। ट्रेपेजियम देखिए कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम
और इसका नाम दे दिया ए बी। इसके एक ही रूल है इसमें, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। कोई एक ऑपोजिट साइड ए बी पैरेलल टू सी डी, लाइक कोई एक ऑपोजिट साइड, ये जो सिंबल है वो पैरेलल के लिए यूज होता है। और इसमें और ज्योमेट्रिकली दो चीजें मालूम होना चाहिए कि ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल है तो इसको टच करते हुए जो एंगल है कि एंगल बी और एंगल सी को प्लस किया तो हमेशा 180 दिखेगा, और एंगल ए और एंगल डी को अगर प्लस किया तो हमेशा 180 दिखेगा। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है इसको हम लोग ए मानते हैं और नीचे वाले को हम लोग बी मानते हैं। और यहाँ पे अगर 90 डिग्री ड्रॉ किया तो इसको क्या मानते हैं, हाइट। ठीक है, तो इसका सिर्फ हमें एरिया का फॉर्मूला ही मालूम होना है। एरिया का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखते हैं, हाफ इंटू ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। और इसको कुछ डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं, हाफ इंटू पैरेलल साइड को क्या किया लिया, ए लिया और बी लिया, दैट इज ए प्लस बी इंटू हाइट, ए प्लस बी इंटू हाइट। सर्कल का अच्छा टाइम हो गया क्या, कितना टाइम हो गया? सर्कल 5 बज गया ना। सर्कल और क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी जो फॉर्मूला तो मैं बता ही रहा हूँ, फॉर्मूला याद होने से तो क्वेश्चन आधा आधी हो ही जाएगा, फिर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ सर्कल्स। आज इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट ट्रेपेजियम का। आज के लिए लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, काफी बार ये जो मैं छोटी सा चीज लिखा उसमें 3 क्वेश्चन तो मैंने आते हुए दिखा एक ही क्वेश्चन पेपर में, जो मैंने यहाँ पे साइड में अभी लिखा था। तो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछता है, क्या ही पूछ लेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपको कितना है। जैसे कि अगर मैं ऐसे दूं कि इफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड height is 7 centimeter, and if one of the parallel side is 10 centimeter, find another. यहाँ पे आप देख पाएंगे एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी क्या है, पैरेलल साइड, ए और बी आर पैरेलल साइड। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है उसके मुताबिक उन वैल्यूज को आप पुट करें तो विल गेट द आंसर बेसिकली। व्हाट इज द एरिया, 56 इक्वल टू 1/2 ना। ये जो यहाँ पे मेन कैलकुलेशन होता है आपको देखना है, ए प्लस बी मैंने बोला सम ऑफ पैरेलल साइड। अब वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10, क्लियरली मैंने लिखा हुआ है, तो मतलब ए और बी किसी एक की जगह में 10 बिठा देना है, और एक को बिठाएंगे तो दूसरा गायब है, ठीक है। और हाइट कितना दिया हुआ है, एन हाइट इज 7। इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा फिर हमें। एक चीज बताइए, ये 7 कहाँ पे जाएगा, ऊपर है ना, दूसरे साइड में जाने से नीचे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। कोशिश क्या रहना चाहिए, बी एक तरफ हो, धीरे धीरे बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। 2 नीचे है, कहाँ पे जाएगा, ऊपर। 7 ऊपर है, कहाँ पे जाएगा, नीचे। स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये 2 कहाँ पे जाएगा, नीचे है ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सिंपल हिसाब है, उसमें कोई उतना सोचना नहीं है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये जो 7 है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इस तरफ जाने से डिवाइड, क्या बन रहा है, 56 इंटू 2
बाई 7 इक्वल टू 10 प्लस हाउ मच b। आप अगर देखेंगे 7 का टेबल में 56 आता है कि नहीं आता है? हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स ना। क्या बन रहा है अभी? 8 इंटू 2 इक्वल टू 10 प्लस b। 8 इंटू 2 हाउ मच? 16। 10 प्लस b, 10 इस तरफ जाएगा तो 16 माइनस 10 इक्वल टू b। 16 माइनस 10 इज 6 इज द वैल्यू ऑफ b। या फिर हम लोग कह सकते हैं अनदर साइड इज हाउ मच? 6। इस टाइप का मैंने तो चलिए एरिया दिया हुआ है, आपको ऐसे भी दिया हुआ हो सकता था कि ये है पैरेलल साइड है, ये हाइट है, तो एरिया निकालो। कुछ ना कुछ आने से निकालने के लिए बोलेगा, बाकी सारा इंफॉर्मेशन गिवन होगा। हमेशा क्वेश्चन में एक वैल्यू अननोन होता है, बाकी सब कुछ गिवन होता है। फॉर्मूला होना है मेन। ये जो चैप्टर इसलिए मैं शुरू में ही बताया, दोनों चैप्टर मिला के 50 प्लस, एक्चुअली 70 जैसा फॉर्मूला होगा। अभी तक तो हम लोग का आधा भी नहीं हुआ, उसमें और ज्यादा फॉर्मूला है सरफेस एरिया वॉल्यूम में। तो फॉर्मूला आपका याद है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। हो सके तो एक ही पेज में फॉर्मूला को लिख के आप जहाँ पे पढ़ने को बैठता है वहाँ पे चिपका के रखने से ज्यादा सही रहता है, देखते रहेंगे तो उस हिसाब से। और इसका क्वेश्चन भी बहुत बनता है ना, आप अगर 100-200 तो आराम से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप उसमें से कितना क्वेश्चन करते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर हम लोग अगर एक एक क्वेश्चन भी एक एक टॉपिक से किया तब भी 70 फॉर्मूला 70 क्वेश्चंस, तो ऐसा बात है ना, तो कितना ही हम लोग कर लेंगे। तो उसके लिए आपको बैठना होगा, मतलब ना आराम बैठ के आराम से चेक कीजिए कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। और इसमें सर्कल का डिस्कस करेंगे और सर्कल के बाद क्वेश्चंस करेंगे कल, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस भी हम लोग, वही बात है कितना ही क्वेश्चंस कर लेंगे। एज आई सेड 70 फॉर्मूला 70 क्वेश्चंस मिनिमम, तो उसमें से जो फॉर्मूलाज बन रहा है उसमें तो हम लोग हर एक का एक एक दिखाई रहा है अभी भी। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल, पहले सर्कल का बता के। तो कल तक हम लोग इसी चैप्टर में रहेंगे, फिर सरफेस एरिया में जाएंगे फिर ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस कीजिए जो डाउट होता है उसके लिए तो हम है ही, बट वो देखना होगा थोड़ा सा क्वेश्चंस आप लोगों को भी, स्पेशली ये चैप्टर में, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला